Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS. और आज जो है अगेन वी आर बैक विद द अनदर वीडियो फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 2 है जिसमें हम लोग बात करेंगे कैपिटल मार्केट की। ठीक है, सो ये हम लोग पढ़ रहे हैं इन बिटवीन दीज टू चैप्टर्स के अंदर एक टॉपिक है जो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है कैपिटल मार्केट। हमने फाइनेंशियल मार्केट में जब बात की थी तो उसमें हमने बात की थी मनी मार्केट की। मनी मार्केट होती है जो कि शॉर्ट टर्म लोन, जो भी फंडिंग चाहिए होती है, फंडिंग चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए। शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए, वो शॉर्ट टर्म पर्पसेस मतलब कि 1 साल से कम का जो ईयर होता है उसमें इसकी मेच्योरिटी होनी चाहिए। जो भी आप फंड्स लेते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा द्वारा भी आप शॉर्ट टर्म फंड्स ले रहे हैं, उनकी मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है। ठीक है, वो होता है मनी मार्केट का मैकेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल मार्केट। अब बिजनेसेस को क्या चाहिए होता है? बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म फंड्स भी चाहिए होते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं उनकी जो मेच्योरिटी होती है वो 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इट इज मोर देन, ठीक है, 1 साल से मोर देन 1 ईयर। ठीक है, सो बेसिकली कैपिटल मार्केट की बात करें तो इट इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेब्ट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। ठीक है, डेप्ट एंड इक्विटी आगे पढ़ते हैं। डेप्ट एंड इक्विटी को रेज किया जाता है और इन्वेस्ट भी किया जाता है। डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट इन्वॉल्व्स बोरोइंग मनी, मतलब उधार पे पैसा ले रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। कहाँ से? कैपिटल मार्केट से। ठीक है, कैपिटल मार्केट से पैसा उधार पे लिया जा रहा है। और जहाँ पे इक्विटी है, इक्विटी मतलब होता है शेयर्स। ठीक है, शेयर्स को क्या किया जा रहा है? शेयर्स को बेचा जा रहा है। सेलिंग ऑफ स्टेक इन योर कंपनी इन द होप्स ऑफ सिक्योरिंग द फाइनेंशियल बैकिंग। ठीक है, इन दोनों को हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट का काम क्या है? लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कराना। दूसरे दूसरा पॉइंट, किस फॉर्म में? डेब्ट या इक्विटी की फॉर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स को प्रोवाइड करवाना। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसमें और देख लेते हैं क्या क्या चीजें। इट कंस्टिट्यूट ऑल द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फ्रॉम द बैंक। बैंक इसमें होते हैं, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या फिर बोरो आप फॉरेन मार्केट से भी कर सकते हो, या फिर आप कैपिटल मतलब पैसा आप रेज कर सकते हो। कैसे? सिक्योरिटीज के थ्रू। कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं? जैसे हमारे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। तो इनके थ्रू भी आप पैसा उठा सकते हो, बोरो कर सकते हो। ये जो सिक्योरिटी होती है, द सिक्योरिटीज मार्केट हैज टू डिफरेंट सेगमेंट्स, नेमली द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। मतलब ये जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है प्राइमरी मार्केट, दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सो कैपिटल मार्केट में बेसिकली हम लोग जो भी पैसा उठाते हैं, या तो हम लोग प्राइमरी मार्केट के थ्रू उठाएंगे या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू उठाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको पढ़ते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क होता है। सबसे पहले है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब भी हम लोग पैसा उठाएंगे, बेसिकली पैसा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स की फॉर्म में कंपनीज के द्वारा उठाया जाता है। तो वो हमेशा कैसे उठाती है? या तो वो डिबेंचर इशू करती है जो कि होते हैं फ्रेश इशू, जो कि होने चाहिए फ्रेश, मतलब पहले नहीं इशू हुए हो, मतलब एकदम फ्रेश इशू होने चाहिए। या फिर शेयर्स को वो इशू करती है। ठीक है, शेयर्स या डिबेंचर्स को वो इशू करती हैं। सो इट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे नई सिक्योरिटीज जो होती है, न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, सिक्योरिटीज आर फॉर ओपनिंग ऑफ अ वेंचर और एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वेंचर। मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली है। ठीक है, आपने कंपनी खोली है, उसका आपने वैल्यूएशन करवा दिया कि मेरी कंपनी का जो पूरा का पूरा वैल्यूएशन है वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, 10 लाख रुपए है, और आप चाहते हैं कि इस 10 लाख को मैं शेयर्स के अंदर डिवाइड कर दूं। इस शेयर्स के अंदर डिवाइड कर दूं तो हर शेयर की इतनी इतनी वैल्यू हो जाएगी। 100 एक शेयर की वैल्यू होगी। और ये जो शेयर है आप क्या कर रहे हो? शेयर मार्केट में बेच रहे हो, मतलब प्राइमरी मार्केट में बेच रहे हो। प्राइमरी मार्केट में बेच रहे हो क्योंकि ये आपका फ्रेश शेयर है, फ्रेश इशू है। तो ये जो शेयर होगा फ्रेश इशू होगा, और आप जाके फिर पैसा उठाओगे, फिर आपके पास फंडिंग आएगी। देन यू विल रिसीव द मनी। फंडिंग आपके पास तब आएगी। अंडरस्टूड हो गया? सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं कैन बी इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आईपीओ। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ यही होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक
ऑफरिंग, जिसमें क्या किया जाता है, लोगों को मतलब मार्केट में अपने शेयर्स को बेसिकली बेचा जाता है, उसी को ही हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, क्योंकि दीज आर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, फ्रेश होते हैं, इसीलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। या फिर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस भी किया जाता है। अंडरस्टूड। सो प्राइमरी मार्केट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए प्राइमरी मार्केट होती है। ठीक है, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स बाय द कंपनीज फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो पहली बार अगर आप कोई अपनी सिक्योरिटी या बेच रहे हैं, तो दैट इज फॉर दिस थिंग ओनली। ठीक है, अब इन्वेस्टर्स कैन बी इंस्टीट्यूशनल या रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, और करते कैसे हैं, आईपीओ के थ्रू कर दिया या प्रोस्पेक्टस के थ्रू बेच दिया। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, लेट्स बिगिन विद द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या है, ये जो प्राइमरी मार्केट में जो भी चीजें होती हैं, वहीं आगे जब रीसेल सेल परचेज होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। इट इज अ रेडीमेड मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं फंडिंग उठाने के लिए, शेयर्स और डिबेंचर्स, उसी का ही बेसिकली क्या होता है, सेल और परचेज होता है, रेगुलर सेल और परचेज होता है। जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस मार्केट में होगा, सेकेंडरी मार्केट में होगा। इट इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो रूल्स और लॉज के द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं। मतलब ये सारी सेकेंडरी मार्केट जो है एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ही है। अब अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस होती है, जैसे बीएससी हो गई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गई। तो उनके अपने अपने रूल्स होते हैं, उस हिसाब से ये सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंजेस इन मार्केट्स को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन एंड हेल्प्स इन बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स। बिल्कुल, इट इज वेरी वेल सेड कि बेसिकली क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस जो होती हैं या सेकेंडरी मार्केट्स जो होती हैं, वो एक तरीके से बैरोमीटर है कि अगर इकोनॉमी बहुत अच्छे से चल रही है, दैट मीन स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, मतलब शेयर प्राइसेस बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर शेयर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, तो इकोनॉमी भी नीचे जाएगी। ओके, अब स्टॉक एक्सचेंजेस की इतनी बात कर रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो होती हैं वो रेगुलेट की जाती है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के थ्रू और सेबी के थ्रू, अब सेबी की बात करते हैं, तो सेबी हैज इनिशिएटेड अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इन द प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट को। अब जैसे डॉक्यूमेंट्री और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग हैव बीन मेड स्ट्रिक्टर एंड इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने काफी सारे कदम उठाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है एनएससी और बीएससी का दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडिया की। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इट इज अ बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जो स्टैब्लिश हुई थी 1992 में स्टैब्लिश हुई थी। और इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी अच्छे लेवल पे किया गया, इसीलिए आज के टाइम पे ये बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया की। वहीं बीएससी की बात करें तो इट इज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, मतलब वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, सो 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब इन ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज रैंकिंग के हिसाब से एनएससी 11th पोजीशन पे है, बीएससी 10th पोजीशन पे है। एनएससी के अंदर जो है 1600 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, मतलब इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1600 कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड है, और इन शेयर्स को बेचा या खरीदा जाता है टाइम टू टाइम। बीएससी की बात करें तो बीएससी में जो शेयर्स कंपनीज के हैं वो लगभग 5000 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड है। ठीक है, एनएससी में जो शेयर्स का इंडेक्स होता है, 1600 कंपनीज में जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए एनएससी ने अपने इंडेक्स का नाम है निफ्टी। अब इस निफ्टी के अंदर 50 टॉप कंपनीज जो होती हैं उसके शेयर्स की वैल्यूएशन टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे होती रहती है निफ्टी। ठीक है, और सेंसेक्स जो होता है, सेंसेक्स उसमें बीएससी स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज होती हैं, वो सेंसेक्स दिखाती है। ठीक है, तो निफ्टी होती है फॉर 50 कंपनीज के लिए, जो कि होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी जो है वो सेंसेक्स है, जो कि दिखाती है 30
स्टॉक एक्सचेंज के रेटिंग्स के बारे में, टॉप 30। NSE was recognized as a stock exchange in 1993। तो NSE वैसे तो स्टैब्लिश 1992 में हुई थी, बट इसको रिकॉग्नाइज इन 1993 में किया गया था। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो रिकॉग्नाइज किया गया था, दैट वाज रिकॉग्नाइज इन 1995 के था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। यस, सेबी। सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसका फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इसको बेसिकली इसको क्या किया गया था, स्टॉक एक्सचेंज। So basically, SEBI, Security and Exchange Board of India, established in 1988 as a body for promoting healthy and orderly growth of securities market for investor protection के लिए। ठीक है, it was given the statutory status in 1992। तो 1992 को में इसको जो है पार्लियामेंट के थ्रू जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा, जो BSE है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इन 1956 के टाइम पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने गलती से 1993 कर दिया था, बट इट वाज 1956, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सो इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1956 के टाइम पे। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सेबी के। इसका काम होता है रेगुलेट करना, स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना राइट्स इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को, प्रिवेंट करना कोई भी मैल प्रैक्टिस या फिर कोई ऐसी चीज है जो हेल्दी कंपटीशन को खत्म कर रहा है, उसको प्रिवेंट करना, या टू मेक द इंटरमीडियरीज मोर प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव बाय मेकिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस। वही मैंने आपको बताया, हेल्दी कंपटीशन के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइन निकालते रहना या कोड ऑफ कंडक्ट निकालते रहना। क्लियर हो गया। अब फंक्शंस ऑफ सेबी की बात करते हैं। तो सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स होता है इनका, रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या म्यूचुअल फंड्स हो गए, प्रोहिबिटिंग अनफेयर एंड प्रोहिबिटरी प्रैक्टिसेस, फिर उसके बाद enforcing the acts and penalizing the defaulters and levying charges and fees for enforcing the law। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन का काम होता है ब्रोकर सब ब्रोकर का, अनफेयर प्रैक्टिस उसको रोकना है, एक्ट्स को, जो एक्ट हैं सभी के उसको इन्फोर्स कराना, उसको लागू करना, और चार्जेस या फीस लेवी करना, मतलब लगाना, ताकि हेल्दी कंपटीशन हो। अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया की बात करें, तो आरबीआई जो था वो नेशनलाइज किया गया 1949 में। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ये जो नेशनलाइजेशन किया आरबीआई का या बाकी, फिर आगे ये भी सोचा कि प्राइवेट बैंक्स को भी नेशनलाइज किया जाना चाहिए। तो कौन से रीजंस थे, तो मैंने ये पहले भी आपको बताया था कि कौन कौन से रीजंस हैं। जैसे कि प्राइवेट बैंक्स जो थे उनकी बहुत ही नैरो रीच थी, बहुत ही कम सेक्शन को वो एड्रेस कर रहे थे उनकी डिमांड्स को, और मासेस के पास कोई बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी थी नहीं। तो गवर्नमेंट ने यही सोचा कि हम लोग खुद अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे, प्राइवेट बैंक्स में इनके शेयर्स खरीद लेते हैं, ताकि हमारा जो थॉट है कि ग्रेटर पब्लिक बेनिफिट होना चाहिए, वो हम लोग तभी कर पाएंगे जब बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किए करेंगे, मतलब प्राइवेट बैंक्स में अपने शेयर, अपनी हिस्सेदारी खरीदेंगे। ठीक है, मतलब इनकी हिस्सेदारी हम खरीद लेंगे, तभी हम लोग अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके बाद प्लान डेवलपमेंट करने के लिए किस तरीके से किया जा सकता है, जब बैंक को नेशनलाइज किया जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा ग्रेटर कंट्रोल हो जाएगा बैंक के अंदर अगर गवर्नमेंट आएगी, तो इससे क्या होगा, एक प्लान डेवलपमेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेबी एंड इट्स एसोसिएट्स। सेबी एंड इट्स एसोसिएट्स जो है उनको नेशनलाइज किया गया था पहली बार इन 1955 में, नेशनलाइज किया गया था 1955 में। उसके बाद 19 और बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज किया गया था बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 में। तो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 जब आया, उस टाइम पे 19 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। इंदिरा गांधी का टाइम था, इंदिरा गांधी का टाइम था, और उस टाइम पे बैंक्स को नेशनलाइज करने का स्टेप उठाया गया, और 19 बैंक्स को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी क्या है, देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC तो सबने ही सुना है, इसको नेशनलाइज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इन 1956 में, विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव
कि एक तो सोशल सिक्योरिटी लोगों तक पहुंच सके, और दूसरा जो पब्लिक सेविंग्स है उनको भी मोबिलाइज किया जा सके। ठीक है। एलआईसी जो है आगे जाके जब नेशनलाइज हो गई, उसने गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उसमें भी उसने कुछ हिस्सेदारी खरीदी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो नेशनलाइज हुई थी 1971 में। जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1971 में नेशनलाइज हुई थी, और इसको डेजिग्नेट किया था इन द 2002 में इसको डेजिग्नेट कर दिया गया एज अ री इंश्योरर इन द इंडिया। री इंश्योरेंस इन इंडिया का मतलब ये होता है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है। तो उन इंश्योरेंस पॉलिसीज पे भी इंश्योरेंस कवरेज देना, उन इंश्योरेंस पॉलिसीज पे भी इंश्योरेंस कवरेज देना, ये री इंश्योरर का काम होता है। तो ये री इंश्योरर का काम किसको सौंप दिया? जीआईसी को सौंप दिया। इट इज कंसिडर्ड एज री इंश्योरेंस। तो ये जीआईसी को कब दिया गया? 2002 के टाइम पे, 2002 के टाइम पे इसको ये काम दे दिया गया था। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। कैपिटल मार्केट जो है इंडिया में कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियसली सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। सेबी वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन बीएससी सेंसेक्स? बीएससी सेंसेक्स में कितनी कंपनीज इंक्लूडेड हैं? निफ्टी फॉर एनएससी, उसमें कितनी आती है? उसमें आती है 50 कंपनीज। एनएससी सेंसेक्स में आती है 30 कंपनीज। अंडरस्टूड होगा? ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी? सेबी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट करना तो बिल्कुल है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, ये तो हमने 3-4 बार पढ़ लिया, बिल्कुल है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट, बिल्कुल है। टू प्रमोट इंडिविजुअल बिजनेसेस, दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ सेबीज ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द कैपिटल एंड मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? द मनी मार्केट जो है, ठीक है, सो कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? सबसे पहले मनी मार्केट की बात करें, ये फुलफिल करती है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स को। ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है लॉन्ग टर्म फंड्स, ये तो हमने पढ़ा ही है। मनी मार्केट इज फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स को फुलफिल करती है, तो ये गलत हो गया। कैपिटल मार्केट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, ये भी गलत हो गया। तो इसमें कौन सा है, कौन सा सही है? कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। अंडरस्टूड हो गया? तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया? ओके। So basically this is what we have done for you is complete course for paper 1 and paper 2 including the test series। आप देख सकते हैं पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं। If you want to get the PDF of these lectures you can go to our Abhipedia platform। Abhipedia में आप जा सकते हैं, उसमें आप CAPF का चेक कर सकते हैं। CAPF में यू कैन चेक द वार्म अप कोर्सेज। तो वार्म अप कोर्सेज में आप जाके PDF जो है इस की ले सकते हैं। साथ ही साथ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो विच इज अभीपीडिया डिफेंस। अभीपीडिया डिफेंस जो है टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। So this is all for today's lecture, and I hope I'll be covering more and more topics, not from economics but from polity also, history also, geography also। short videos अब आने वाली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा frequency उनकी होने वाली है। So just keep supporting and जय हिंद। Thank you।